दिन भर के कामकाज में अगर जोड़ों में दर्द महसूस होने लगे और आवाज आने लगे तो ये किस समस्या की तरफ इशारा हो सकता है? आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम फोकस कर रहे हैं जॉइंट प्रॉब्लम्स और आर्थराइटिस पर। और घुटनों की अच्छी सेहत पर बातचीत करने के लिए स्वागत कीजिए डॉक्टर साइमन थॉमस का। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आप एक ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग नई दिल्ली से। और स्वागत कीजिए प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार का। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आप हैं एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली से। तो डॉक्टर साइमन, आपसे शुरू करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ, एजिंग के साथ घुटनों की सेहत पर क्या असर पड़ता है? देखिए, हमारा जो जॉइंट है वो बेसिकली दो बोन्स के बीच में बना हुआ है और वो बोन्स कवर्ड हैं कार्टिलेज से। एज के साथ साथ, चाहे वो बड़ी एज में हो या छोटी एज में हो, थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर होता है। जब वो वेयर एंड टेयर होता है तो कार्टिलेज जो है कम हो जाता है और बोन्स एक्सपोज होती हैं। ये सबको नहीं होता, कुछ लोगों को होता है, लेकिन जिन लोगों को होता है उनको पेन जनरेट होता है और एक्टिविटीज़ में रिडक्शन होता है। इसी को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि एज के साथ साथ होने वाला आर्थराइटिस कहते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डॉक्टर उमा जिस चीज को देखती हैं, रूमेटॉइड या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। ओके, तो डॉक्टर उमा फिर इसको समझें कि ये रूमेटॉइड और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ये क्या है, और क्या जॉइंट पेन और ये दोनों सिमिलर चीज़ हैं? हाँ, जॉइंट पेन तो होगा ही होगा अगर जॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। और वैसे आर्थराइटिस को दो में हम क्लासिफाई कर देते हैं। एक होती है इन्फ्लेमेटरी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक होती है नॉन इन्फ्लेमेटरी जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ऑटो इम्यून कंडीशन है, एक मेडिकल डिसऑर्डर है जिसका ट्रीटमेंट मेडिकली पॉसिबल है और वो सबको नहीं होती। तो जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, कुछ एनवायरमेंटल ट्रिगर्स आ जाते हैं तो ये डिजीज हो जाता है और उसके सिम्टम्स भी थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि जो हाथ के छोटे जॉइंट्स हैं और पैरों के छोटे जॉइंट्स हैं, उनमें सूजन आ जाना, लालिमा आ जाना, जोड़ों में दर्द होना, सुबह जब उठते हैं तो जो जकड़न है ना वो 30 मिनट से ज़्यादा तक परसिस्ट करती है। और अमूमन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जकड़न है वो कुछ मिनट्स कुछ के लिए होती है। और इसमें जब आदमी एक्टिविटी करता है ना, कुछ कामकाज करता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो जकड़न है वो कम होती जाती है। और ऑस्टियो में देखिए जब काम करता है, कुछ करता है तो पेन बढ़ जाता है। बढ़ता है। अच्छा, यानी इसमें एक्टिव रहें तो पेन कम हो जाएगी और एक्टिव रहने से नॉर्मल जो आपका जॉइंट पेन है उसमें आपकी वो समस्या बढ़ जाएगी। नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्टिव रहने मतलब एक्टिव तो रहना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन उसकी जो जकड़न है ना वो बनी रहती है, मतलब उसमें कोई इंप्रूवमेंट। अब जब हमने दो तरीके की आर्थराइटिस समझी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो यदि आपके पास डॉक्टर साइमन के लिए कोई सवाल है क्योंकि नॉन इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन नहीं होता, जिसमें सूजन होता है इन्फ्लेमेटरी र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर आपका कोई सवाल है डॉक्टर उमा कुमार के लिए, फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011 दिल्ली का एसटीडी कोड, नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। तो जैसा डॉक्टर साइमन थॉमस ने कहा कि अगर दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज है वो कम पड़ जाए तो फिर दर्द होती है। ये कार्टिलेज प्रोटीन है, अगर मैं अच्छी डाइट खाऊं तो कार्टिलेज फिर मेरे 60, 70, 80 तक ठीक चलेगा? अच्छा सवाल पूछा। अगर आप अपने आप को मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेटली लाइफ अच्छी चलेगी। जैसे अपनी कार का आप मेंटेनेंस अच्छा रखते हैं, ध्यान से चलाते हैं, वैसे शरीर का भी सदुपयोग करेंगे, उसको चोटों से बचाएंगे, थोड़ा प्रभु के ऊपर छोड़ेंगे, ठीक है, तो लाइफ अच्छी चलेगी। कार्टिलेज इज प्राइमरीली प्रोटीन। यस, इट इज प्रोटीन, बट एट द एंड ऑफ द डे एज विल कैच अप। ओके, आप 70 के होके 60 के दिख सकते हो, 55 के दिख सकते हो, लेकिन आपका शरीर तो 70 का ही है। ओके, मशीन पुरानी तो हो जाती है। लेकिन इसमें ये भी है कि सबको कार्टिलेज डैमेज है वो जरूरी नहीं है। ओके, तो ये कैसे हो जाता है कार्टिलेज? रीजन क्या है? रीजन यही है कि आपका टायर चल रहा है, थोड़ा बहुत घिस रहा है, तो मूवमेंट के साथ साथ थोड़ी बहुत घिसावट आती है। किसी किसी को सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, जैसे कि एक है रूमेटॉइड, कार्टिलेज खत्म ही हो गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, उसके अलावा चोट लगने की वजह से भी सेकेंडरी आर्थराइटिस हो सकता है। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, इस बार जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे ही है जी। तो क्या रिसर्च हुई है डॉक्टर साहब, क्यों मेरे अपने सेल मेरे खिलाफ चले जाते हैं? देखिए, होता क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करता है हमारे बॉडी के सेल्स को, उनके प्रोटीन्स को, राइट? तो एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें कि जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, वो हमारे खुद के सेल्स को फौरन समझ लेता है कि ये हमारे हैं ही नहीं,
ये बाहर से आ गए हैं, इनको निकालिए शरीर से। तो उस अवस्था में वहाँ पर सूजन आ जाती है, जो कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो जो सेल्स होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये होता इसलिए है, जैसे मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, तो बैक्टीरिया के कुछ कवरिंग के कुछ प्रोटीन्स सिमिलर हो जाते हैं हमारे बॉडी के प्रोटीन्स को। तो वो जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, वो उसको निकालने के चक्कर में जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनको भी डैमेज करना शुरू कर दिया। वी कॉल इट मॉलिक्यूलर मिमिक्री। और उसमें सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो जो मटेरियल रिलीज होता है वो सेल के अंदर था, तो इम्यून सिस्टम से एक्सपोज नहीं हुआ, तो इसलिए वो भी एक और इम्यून प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। आपने बड़ा अच्छा शब्द बोला ये भावना, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। अगर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है डॉक्टर साइमन, तो जो कार्टिलेज समय के साथ खत्म हो रहा है, मैं वहां मॉलिक्यूलर मिमिक्री करके रीजनरेट नहीं कर सकता कार्टिलेज? गुड क्वेश्चन। हमारे पास इनफैक्ट ये स्टेम सेल्स की बात पिछले 30 साल से हो रही है। तो साइंस में ये टेक्नोलॉजी तो आ गई है कि हम स्टेम सेल्स इकट्ठे कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब एक भ्रूण से शुरू हुए, वन सिंगल सेल, जिसमें से कुछ डिवाइड होकर आंख, कुछ कान, कुछ बाल, कुछ स्किन बन गया। तो हमारे पास वो टेक्निक अभी तक है कि हम स्टेम सेल्स हार्वेस्ट कर सकते हैं, हम उस एरिया जो रेसिपिएंट में डाल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो टेक्निक नहीं है कि हम कुछ उसमें ऐसा कोई जादू का तत्व डालें कि वो कार्टिलेज बन जाए, वो आंख बन जाए, वो कान बन जाए। जिस दिन वो आ जाए तो हमारे शरीर पे हम या शायद सारी बीमारियों पे हम विजय पालें, लेकिन वो फिर हम भगवान के बराबर पहुंचने की बात कर रहे हैं। सही बात है। हमारे कॉलर बिहार से जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो डॉक्टर साहब से मुझे जानना था मैम कि ये सुबह उठने के बाद कभी कभी मेरे घुटने में अचानक कुछ समय पहले दर्द होने लगा और फिर वो ठीक भी हो गया। अचानक कभी कभी अलग अलग हिस्से में, कभी पीठ के किसी एक पीठ के किसी कोने में, चाहे अलग अलग हिस्से में मुझे दर्द होता है कभी कभार, फिर ठीक भी हो जाता है। आपकी उम्र कितनी है? ये है क्या, ये कोई आर्थराइटिस का साइन है या कुछ और है? अपनी एज बता दीजिए। ये जानना था डॉक्टर साहब से मुझे। जी, एज बता दीजिए अपनी। मैम मैं 50 का हो गया पिछले फरवरी में। सो डॉक्टर साहब जी, हाँ जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उम्र के साथ जोड़ घिसते हैं, उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। 50 is very young. या इवन 70 इज यंग, yes. राइट। बट वो प्रोसेस तो चलती रहती है ना। तो होता जैसे अभी डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे वेयर एंड टेयर हो रहा है। यंग एज में जो रेपरेटिव प्रोसेस है, रिपेयर जो हो रही है, वो उसको कॉम्पनसेट कर लेती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो प्रोसेसेस स्लो होते जाते हैं, तो क्यूमुलेटिव डैमेज होने लगती है। लेकिन जो इनको दर्द हो रहा है, जो कभी कभी होता है, तो अभी से अगर ये अपने जोड़ों पे ध्यान करना शुरू करें, क्योंकि जोड़ अपने आप में कुछ नहीं है, उसके आसपास जो मांसपेशियां हैं वो उनको लोड कम करती हैं। तो मसल स्ट्रेंथनिंग और कुछ एक्टिविटीज जिससे डैमेज ज्यादा होती है वो अवॉइड करके उसको कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर, जब हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो क्या सिर्फ सर्जरी ही आखिरी रास्ता रह जाता है? आपने ना मेरे दिल की बात पूछी है। ठीक है, मैं एक सर्जन हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी अपने व्यूअर्स को बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं 100 पेशेंट्स देखता हूँ फॉर एनी स्टेज ऑफ आर्थराइटिस, सर्जरी की रिक्वायरमेंट मुश्किल से 2 से 5 लोगों को है। ओके, वेरी बहुत राहत वाली खबर है। बहुत बड़ी बात है ये। लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते, मैम के पास नहीं जाते या मेरे सर्जन्स के पास नहीं जाते, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो ये सर्जरी बोल देंगे या बड़ी बड़ी दवाइयां देंगे। ऐसा नहीं है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ एक्सरसाइज रेजिमेंट्स और कुछ अपना ध्यान रख के एक्चुअली आप बहुत हद तक एज को कंट्रोल में रख सकते हैं। Okay. So that's a clear message. Surgery is required in very few people. लेकिन I would like to ask you, since Dr. Simon Thomas is country's leading joint replacement robotic surgeon, robotics के आने से कितना असर पड़ा है? क्या ये बहुत बड़ा वरदान है? देखिए सर, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है और व्हाट इज हैपेंड इज दैट हमारी जो मैनुअल सर्जरीज है, नी रिप्लेसमेंट की या कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट की, वो एक शानदार लेवल पे चल रही हैं। सबसे पहले ये मैसेज भी मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग कन्वेंशनल सर्जरीज करवा रहे हैं वो किसी तरह से इन्फीरियर नहीं है। इनफैक्ट मैं हमेशा सोचता हूं कि जो सर्जरीज हैं, रिप्लेसमेंट सर्जरीज, वो अपनी चरम सीमा पर हैं। लेकिन रोबोट ने आने से क्या किया है मैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहला काम जो होता था, पहले सर्जन कोई जॉइंट को खोलता था, उसमें डैमेज देखता था, मेंटल असेसमेंट खुद से करता था और जॉइंट को रिप्लेस कर देता था। Okay. अब सर्जन के पास एक तीसरी आंख है, चाहे वो सीटी करा के हो
वो एक पेशेंट का जॉइंट का वर्चुअल मॉडल सर्जरी से पहले बिना सर्जरी किए कंप्यूटर में एक वर्चुअल मॉडल बना सकता है, फिर उस पर वो प्ले कर सकता है कि मैं इस जॉइंट को ऐसे रखूं इस दिन, और एट द एंड ऑफ द डे वो जॉइंट की पोजीशन जिसको हम फंक्शनल अलाइनमेंट या पेशेंट की पर्सनल अलाइनमेंट बोलते हैं जी। उस अलाइनमेंट को डालने के बाद इसका रिजल्ट कैसा आ सकता है। 5 साल पहले सर्जन कर देता था, अच्छे सर्जन के साथ तो ठीक है, लेकिन जो एक एवरेज सर्जन है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, कई बार रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जी रोबोट हैज मेड द सर्जरी लिटिल मोर प्रेडिक्टेबल। राइट, हमारे एक व्यूअर हैं दिनेश जी जो हरियाणा से जुड़े हैं हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार दिनेश जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, मेरी उम्र 32 साल है। मुझे तकरीबन 5-6 साल से जब उठता हूँ या बैठता हूँ तो मेरे घुटनों में जो है चटकने की आवाज आती है, लेकिन दर्द मुझे बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर। तो ये कोई आगे चल के कोई समस्या बन सकती है या इसके लिए मुझे कुछ मतलब इसके लिए अभी उपचार की जरूरत है? जी डॉक्टर साहब 32 हैं इसलिए आपके पास आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो चटकते हैं जॉइंट, इट्स लाइक क्रैकिंग योर फिंगर्स। जब आप Okay. क्रैक करते हैं आवाज तो होती आवाज है। होती है, तो ऐसे ही नी में उठने बैठने में अगर आवाज होती है तो उसको बीमारी बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ओके, राइट, ये तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, ये आर्थराइटिस का लक्षण बिल्कुल भी नहीं है, तो इनके लिए ये रिलीफ राहत की है। बात जी, लेकिन डॉक्टर जब कोई समस्या आती है जॉइंट पेन या जब आर्थराइटिस की तरफ कोई पहला इशारा होता है, अमूमन हम लोग समझ नहीं पाते हैं और आपको जल्दी से अप्रोच करते नहीं हैं। या तो हम ओवर द काउंटर कोई हमारे पास बाम होता है या पेन किलर होता है वो ले लेते हैं। तो ऐसे में क्या वो साइंस है, सिग्नल्स हैं जिनका हमें अंदाजा हो जाए हम आपके पास आएं और आपको चेकअप करवाएं? देखिए, अगर किसी को एक दिन अगर प्रॉब्लम हुई है, जोड़ में दर्द हो गया, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर वो परसिस्टेंटली बना हुआ है या फिर जोड़ों में सूजन आ गई है, लालिमा रह रही है, सुबह सो के उठ रहे हैं तो 30 मिनट से ज़्यादा जकड़न रह रही है, इसके अलावा अगर और मैनिफेस्टेशंस हैं जैसे कि फीवर हो रहा है अनएक्सप्लेन्ड, मुंह में छाले होने शुरू हो गए हैं, आंखों में लालिमा आनी शुरू हो गई है जोड़ों में दर्द के साथ साथ, सांस फूलने लगी है, या किसी को कहते हैं कभी हिमोप्टिसिस यानी कि खून आता है स्पुटम में, पेट में दर्द, मतलब कोई भी दूसरा लक्षण जोड़ों के दर्द के साथ अगर है तो इमीडिएटली सूजन कहीं मान लो घुटने में है तो सूजन दिखेगी, मतलब व्यक्ति भी देख सकता है सूजन? हाँ जी बिल्कुल। और एक चीज और यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम सूजन की बात नहीं कर रहे, तो सूजन का मतलब हमारे लिए इन्फ्लेमेशन है जो मैंने बात किया, वो दिखता नहीं है, वो हम कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस से वी मेक आउट की देयर इज इन्फ्लेमेशन। लेकिन जो आम पब्लिक है उसके लिए सूजन में सूजन आना और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आ सकती है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी आ सकती है। एक और कॉलर है। हेलो, राइट साइड आर्म में दर्द होता है जलन टाइप का। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं क्या नहीं आपका डिस्क का प्रॉब्लम है, और मैं फिजियोथेरेपिस्ट ले चुका हूँ, पंचकर्म ले चुका हूँ सर, आराम नहीं मिल रहा है सर, सूजन रहता है सर। तो क्या ये आपकी उम्र सर हड्डी वाला कुछ या फिर डिस्क वाला प्रॉब्लम? मनीष जी आपकी उम्र कितनी है? सर अभी 38 है सर। जी, डॉक्टर साइमन को एक अच्छे थेरेपिस्ट और एक अच्छे फिजिशियन मेडिसिन की जरूरत है जो ये ले भी रहे हैं। अगर ये परसिस्टेंटली मेडिसिन लेते रहेंगे तो सेटल हो जाएंगे। इन्होंने बिल्कुल ये नहीं बोला कि इनके पैर में दर्द जा रहा है। अगर पैरों में दर्द जाता इसका मतलब रेडिकुलर सिम्टम्स है, यानी कि स्पाइन में नस भी अफेक्ट कर रही है। अगर वो चीज नहीं हो रहा तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ अच्छे पोस्चरल चेंजेस से, कुछ स्पेशल मेडिसिन लेने से, नर्व टॉनिक्स कुछ लेने अच्छे से। पोस्चर बताइए, जैसे हम लोग भी बैठे हैं। Yes. अच्छे पोस्चर किसको कहते हैं आप? सबसे बड़ा काम तो ये है कि थोड़ा सा टेक लगा के बैठें, स्लाउच फॉरवर्ड ना हो। ठीक है, एक चीज मतलब टेक लगानी जरूरी है। थोड़ा टेक लगाइए, आपका लंबर स्पाइन जो है उसको कॉन्टूरिंग मिल जाएगा। एक चीज। दूसरा, अब आप तो शायद बीच में फिर भी उठते हैं, बट आई सी सो मेनी पीपल जो कि सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं या आजकल सेडेंटरी वर्क है, जो सवेरे 9 बजे बैठते हैं और उसके बाद लंच के लिए उठते हैं। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। ठीक है, डू अ लिटिल स्ट्रेच आउट, डू अ लिटिल योगा, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योर पोस्चर विल इंप्रूव। ओके, और वाटर इनटेक का इस पर कुछ असर पड़ता है? डायरेक्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस और इन सब का नहीं है, बट डेफिनेटली एन एडिक्वेट वाटर इनटेक, अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट, ये तो आपके बॉडी को जनरली इंप्रूव करता ही है। डॉक्टर उमा, आपने अभी तक जितना हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बताया, तो इसको ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरी बीमारी के साथ भी तार जुड़े हैं इसके, तो क्या क्या हो सकते हैं वो संभावनाएं? दूसरी बीमारी के साथ नहीं, लोगों का ये समझना जरूरी है कि जो हमारे रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी,
वो मल्टी सिस्टम होते हैं, मतलब वो सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं होते, उनका Okay. असर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर भी आता है अगर इलाज प्रॉपरली ना किया जाए या उनका फॉलो अप प्रॉपर ना हो। अच्छा। होता क्या है कि उसके लक्षण तब आने शुरू होते हैं जब बीमारी बढ़ चुकी होती है। जैसे अगर किसी के लंग्स पे असर आया तो उसकी सांस तुरंत तो फूलेगी नहीं, लेकिन जब सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लंग अफेक्टेड हो जाएगा तब सांस फूलनी शुरू होगी। तो इसीलिए जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं या रूमेटोलॉजिस्ट अगर फिजिशियंस फॉलो अप कर रहे हैं तो उसमें मल्टी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट देखनी होती है, पेशेंट से पूछनी होती है। Okay. तो कई बार पेशेंट कहता है प्रॉब्लम तो जोड़ में है लेकिन आप पूछ रहे हैं कि सांस क्यों फूलती है, Right. तो इसलिए हम डिटेल्ड हिस्ट्री लेना जी, पसंद आइए करते हैं। अगले पेशेंट की हिस्ट्री जानते हैं। राजेंद्र जी हैं देहरादून से। हाँ हेलो, मेरा सवाल यही है ना, दोनों घुटनों में दर्द हो रहा है अभी कुछ दिन से ज्यादा हो गया, पहले तो खाली बाएं में होता था, दोनों में हो रहा है। उम्र? और ये जो ये ऊपर होते हैं ना मुंडे, इनमें दर्द हो रहा है। मैं अपनी नहाता उम्र हूँ, गर्म पानी से ही नहाता हूँ। जी जी डॉक्टर साहब। देखिए, यूजुअली जब शुरुआत होती है जोड़ों की, स्पेशली घुटने के जोड़ों की, तो पेशेंट्स को नॉर्मल चलने में दिक्कत नहीं होती। अच्छा तो यूजुअली उनको बैठ के उठने में होती है या उठ के बैठने में होती है। सीढ़ी चढ़ने से ज़्यादा कई बार सीढ़ी उतरने में होती है। अब ये अर्ली आर्थराइटिस हो सकता है। उसके अलावा देयर समथिंग कॉल्ड कॉन्ड्रोमलेशिया पेटले, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड नाम है, नाम को भूल जाइए। घुटने के आगे एक बोन होती है पेटेला। ओके यंग लेडीज को, यंग लोगों को जो बहुत ज़्यादा मतलब आलती पालती मार के बैठते हैं, जैसे अब इंडियन स्टाइल टॉयलेट में बैठते हैं, जब घुटना बहुत ज़्यादा मुड़ता है तो घुटने के आगे की बोन पेटेला नीचे वाली हड्डी से सट जाती है। तो उस टाइम में पेशेंट्स को पेन होता है। ये आर्थराइटिस नहीं है, ओके। दिस इज नॉट आर्थराइटिस। सो आई सी पीपल जो कि बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि हमारा घुटना खराब हो रहा है। सिर्फ शरीर आपसे बात, मैं हमेशा बोलता हूं दर्द प्रभु की वाणी है। जो शरीर आपसे बोल रहा है मुझे कुछ प्रॉब्लम, मेरी बात सुनो। तो जो चीज आप नहीं कर पा रहे, जैसे कि स्क्वाटिंग करना यानी कि उकड़ू बैठना, आलती पालती मारना, मैं समझता हूं हमारी दिनचर्या में इसको स्टॉप करना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन कम करें। घुटने की कुछ सिंपल एक्सरसाइज हैं, इंटरनेट पे पूरी जगह आप देखेंगे तो सिंपल एक्सरसाइज जैसे मैम ने पहले बोला था उसको देख के कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मोड़ने से रोकें, आपको जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा 3 से 4 महीने जी में। बिल्कुल। तो एक बात तो ये तय हुई कि अगर आप घुटनों की अच्छी, जो भी जॉइंट है उसकी अच्छी सेहत चाहते हैं तो अच्छी जीवन शैली रखिए। डॉक्टर उमा, अगर आरए हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्या दवाइयों से ठीक हो जाता है कि वहाँ सर्जरी का भी ऑप्शन है फिर? नहीं, देखिए दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा। और अगर आप बहुत जल्दी पहुंच गए डॉक्टर के पास, रूमेटोलॉजिस्ट के पास, अगर रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है तो फिजिशियंस के पास, उस समय दवाइयां शुरू हो जाती हैं और आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ तो दवाई क्या करते हैं? जो सेल मेरे खिलाफ चले गए उनको आप कैसे समझाते हैं? नहीं, सेल को ऐसे समझाते हैं कि जो गलत सेल्स हो रहे हैं या फिर जो उनके एक्शंस मिसडायरेक्ट हो गए हैं उनको रीडायरेक्ट करना टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइन पे ले आते हैं। लाइन पे ले आते हैं। और बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हैं आज के टाइम में। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो हैं उसमें हम कहते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स। दूसरे जो ड्रग्स होते हैं उनको सेकंड लाइन में आ जाते हैं बायोलॉजिक्स, फिर टारगेटेड सिंथेटिक डीमार्ड्स। ये बड़े थोड़े तो ये डिफिकल्ट कुछ नेम्स समय हैं। के लिए कि ताउम्र? नहीं, ताउम्र इलाज चलता है, लेकिन हर आदमी को, हर पेशेंट को बायोलॉजिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, लोग सोचते हैं कि आप महंगी से महंगी दवा हमें लिख दो, बस हम ठीक होना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो बायोलॉजिक्स हैं वो कोई मैजिक बुलेट है कि बस आपने ले लिया और आप ठीक हो गए। तो जिस प्रोसेस में डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं उसको चलने दें। बायोलॉजिक्स क्या बताया डॉक्टर साहब ने? बायोलॉजिक्स बायोलॉजिक्स होते हैं जैसे रिटक्सीमैब दवाई है, वो इन्फ्यूजन चलता है उनका। दूसरे एंटी TNF एजेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे और सब क्लासिफाइड एजेंट्स आ जाते हैं। तो ये बहुत महंगे होते हैं, और ये ये डॉक्टर महंगा की सलाह इलाज पे ही होता लेने है हैं। और ये डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी है जब भी लेनी है। और ये फर्स्ट लाइन नहीं होता। पर दवाई जो है वो ताउम्र चलेगी? ताउम्र चलेगी। आपको आपके डॉक्टर के पास इंटरमिटेंटली जब वो बुलाएगा तो जाना पड़ेगा। और कुछ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइज करते हैं, वो भी रूटीनली करवाने चाहिए, क्योंकि उनको हम दवाओं के गलत असर देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या फिर कोई और ऑर्गन पे असर तो नहीं आ रहा बीमारी का, उसको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको डायबिटीज और हाइपरटेंशन समझें, जिसमें एक बार दवाइयां शुरू हुई तो ताउम्र चलती है। लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं एडवाइस तो दवाइयों की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। मतलब इसको ऐसे समझे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अप्लायंसेस होते हैं उनकी सर्विसिंग होती है रेगुलर। तो इसी तरीके से अगर किसी को ये समस्या है तो रेगुलर चेकअप के लिए आपके पास आना है और फॉलो अप लेना है, देन वो दवाइयां उसी हिसाब से चलेंगी। और नहीं अगर मानेंगे तो फिर सर्जन की जरूरत पड़ेगी। जैसे तो आइए सर्जन के पास चलते हैं। अब जब आप सर्जरी करते हैं, जैसे आपने कहा 100 में से
से 5। तो फिर आप क्या करते हैं अगर कार्टिलेज घिस गया तो क्या कार्टिलेज नया लगा देते हैं? सर्जन करता क्या है फिर? सबसे पहले तो मैं मैम की बात बोलना चाहूंगा कि मैम मेरा नाम लेके सबको डरा रही है। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक कार्टिलेज रीजनरेशन तो हम अभी नहीं कर सकते। मैं बताना चाहूंगा एक कार्टिलेज की लेयर वैसी है जैसे हमारे घर में जो टाइलें बिछी हुई हैं। ओके। जब एक दो टाइल उखड़ जाती है तो हम क्या करते हैं? हम बाकी बची हुई टाइलों को उखाड़ देते हैं और उसे नई टाइल लगा देते हैं। तो काफी लोगों का विचार है कि नी रिप्लेसमेंट में नी का बड़ा सा टुकड़ा काट के अलग कर दिया जाएगा और नया नी डाला जाएगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा और नेशनल टीवी बताना चाहूंगा कि ये नी रिप्लेसमेंट नहीं है, नी रीसरफेसिंग है। इसमें आपका नी, आपके साइड के मेजर लिगामेंट्स, आपके मसल्स, ये सब चीजें आपकी इंटैक्ट रहती हैं। सिर्फ वो कार्टिलेज की लेयर जो डैमेज हो गई उसको पूरी तरह से स्मूथ करके एक नया लेयर सिरेमिक का या मेटल का लगाते हैं। इट इज एन आर्टिफिशियल थिंग और इट इज बेसिकली बीच में प्लास्टिक या पॉलीइथाइलिन होता है जिसमें कि घुटने की दोनों बोन्स आपस में रगड़ नहीं खाती। जो टेढ़ा हो गया था घुटना वो सीधा हो जाता है और मूवमेंट अच्छी हो जाती है। सक्सेस स्टोरीज, यू आर एज गुड एज, कोई पेन नहीं। आई थिंक जब मेरे पेशेंट्स, दिस इज आवर एम, हमारा एम ये है कि आप एक ऐसा नी पाएं जो कि नॉर्मल की तरह था। कुछ एक्टिविटीज जैसे बहुत ज्यादा मोड़ना, बहुत ज्यादा स्क्वाटिंग करना, ये हम रोकते हैं क्योंकि ये इन सब से स्ट्रेन पड़ता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट दिस इज अ 25-minute सर्जरी इन एन एक्सपीरियंस्ड हैंड एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 20 से 25 साल लास्ट भी करना चाहिए। अच्छा, अब जो नए मटेरियल्स आ रहे हैं, 15 साल पहले हम पेशेंट्स को 5 से 10 साल बोलते थे, पिछले साल में 10 से 15 साल। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं और हम पेशेंट्स देख रहे हैं जो 20 साल से चल रहे हैं और अच्छा चल रहे हैं। तो 20-25 मिनट की सर्जरी के बाद कितने दिन बाद वो व्यक्ति काम पे जा सकता है? कुछ चीजें जैसे सर ने पहले बोला मेंटल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर सिर्फ एक एवरेज आदमी को बोलें तो मैं चाहूंगा कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर आप नॉर्मल से फील करेंगे। ओके। यूपी से छोटे लाल हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार छोटे लाल जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैडम। जी मैं छोटे लाल सरोज यूपी से बोल रहा हूँ। जी मुझे डॉक्टर ने बताया मेरा एज 67 ईयर्स है। ओके। और डॉक्टर ने बोले मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो नमस्ते सर, दोनों ऑस्टियोआर्थराइटिस, दोनों घुटने में मुझे दर्द है। तो एक्चुअली मैं जो आयुर्वेद से दवा ले रहा हूँ इलाहाबाद से, अपना ये प्रयागराज से, तो कुछ तो थोड़ा आराम है पहले से, लेकिन अभी भी मतलब कुछ पूरी तरह से मतलब सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाता हूँ या उखड़ू नहीं बैठ सकता हूँ, पलथी मार के नहीं बैठ सकता हूँ। चलने में भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, उसे उनकी दवाओं से तो आराम है। तो क्या करें मैडम, कैसे ठीक हो पाएंगे? जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस पे देखिए ऐसा है, जैसे इन्होंने कहा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता हूँ और आलती पालती नहीं बैठ पाता हूँ, तो वो तो अवॉइड ही करें। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि उसको जितना कम से कम, जब मजबूरी हो तभी ये सारी एक्टिविटीज़ करें। स्क्वाट करना, जो उकड़ू बैठना, ये सब बिल्कुल अवॉइड करें कि एक डैमेज नी है और डैमेज ना हो। इसके अलावा जो नी के आसपास की मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रेंथन करें एक्सरसाइजेस से। तीसरी चीज़, अगर वजन ज़्यादा है तो अपना वजन कम करें, क्योंकि अगर 1 kg वेट ज़्यादा होता है तो 3 times वेट अपने नीज पे पड़ता है। फोर्थ ये कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो दी जाती हैं, लेकिन कहते हैं कि जो 50% लोगों को उन दवाइयों से आराम होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ग्लूकोजामीन, इस तरह की नॉन स्पेसिफिक मेडिसिन, तो वो भी शुरू करके देखी जा सकती है। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर तकनीक की बात करें, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत जिक्र होता है, तो क्या सर्जरी में एआई का भी प्रयोग हो रहा है? बेसिकली रोबोट एक एडवांस्ड एआई है जो आपको आपके जीपीएस की तरह, आप पहले आप जाते थे दिल्ली से आपको हरियाणा जाना, तो आप निकल पड़ते थे, आपको पता था बाईपास में जाम है। अब आप एक बार अपने फोन से देख लेते हो कि भाई मैं 1 घंटे पहुंचूंगा, ये रास्ता बदल दूं। सो रोबोट और एआई का यही रोल है। वो सर्जन की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन आपको रास्ता दिखा सकता है। लेकिन काफी कॉस्टली हो जाता है नॉर्मल सर्जरी रोबोटिक, या बराबर ही है? टेक्नोलॉजी का कॉस्ट अभी ज्यादा है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं से पैसा आना है। तो हाँ, इसमें कुछ प्रीमियम आता है, कुछ कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है, बट बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इनको दे देती हैं। इनफैक्ट जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी और विकसित होती जा रही है, इसका कॉस्ट भी कम होता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कंसीडर करें। और अब तो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स पे हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी भी नहीं है। एमपी से हमारे कॉलर जुड़े हैं अखिलेश जी, उनका भी सवाल ले लेते हैं। नमस्कार अखिलेश जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे ना एड़ियों में ना बहुत दर्द रहता है। ओके। जैसे थोड़ा सा लंबा भी चल लेती हूँ ना तो बहुत ज्यादा दर्द करता है।
जी। देखिए इसमें जानना क्या ज़रूरी हो जाता है कि इनको डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है, राइट? ओके। इनके पैर की जो आर्च है वो नॉर्मल है या नहीं, फ्लैट फुट तो नहीं है। तो ये सब सारी जानकारियाँ इकट्ठी करनी होती हैं। और दूसरा ये कि कभी-कभी कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, इनसे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है जो। और फिर क्या देते हैं प्लांटर फेशियाइटिस, दर्द होता है जो। एग्जैक्टली उसमें तो इसमें कभी-कभी क्या होता है कि शॉर्ट इंटरवेंशन से, चाहे वो फिजियोथेरेपी है या फिर कुछ दिन के लिए मेडिसिन है, उससे वो ठीक हो जाता है तो यूजुअली। ऐसे में क्या शू जो पहन रहे हैं, शू वियर, ये भी एक थोड़ा अच्छा होना चाहिए। फुटवेयर, अगर आप सॉफ्ट फुटवेयर यूज करेंगे या शू के अंदर या चप्पल के अंदर एक सिलिकॉन का या कोई सॉफ्ट पैडिंग डालेंगे, उससे भी काफी मदद मिलती है। तो चलते चलते त्योहारों का मौसम आपने कहा था, आपने कहा मेंटल हेल्थ भी, तो मेंटल हेल्थ का भी असर पड़ता है, जल्दी रिकवर कर जाता है व्यक्ति। आई थिंक द माइंड रूल्स ओवर द बॉडी एनी डे। Yeah. आपका मन अगर स्ट्रांग है तो बहुत सारे दर्द आप बोलेंगे कुछ नहीं। और आपने कहा दर्द अच्छी चीज है, पेन इज गुड, सफरिंग इज ऑप्शनल। Absolutely yes. So on Mental Health Day, to help us understand the joint health and arthritis and the difference between osteo and rheumatoid, how they complement each other. Thank you very much, Dr. Uma Kumar, Thank you. Dr. Simon Thomas. Thank you Thank very you. much. Thank you. Thank you so much.